नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, थोड़ी-सी संख्या और बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को जी, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभिषेक जी, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के हमारे मुसलमान भाइयों के हित में एक बहुत बड़ी बात कही है। दर्शकों आप जी, भी सुनिएगा। बहुत सारे लोग ये चौंक जाएंगे कि अमित शाह, जिनको कि पेश किया जाता है कि वो तो मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्वा शर्मा, भाजपा का कोई यशस्वी नेता, कोई अच्छा मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, ये मुसलमानों का हित चिंतक कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह जी ने जो कहा, संभवतः भारत के किसी मुसलमान लीडर ने भी ऐसा नहीं कहा होगा। ओवैसी के ख्याल में भी ये बात नहीं आई होगी, इतनी बड़ी बात कहनी चाहिए और ये कौम के हित में है। दर्शकों जानते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि दरअसल भारत में जो मुसलमानों की आबादी का प्रजनन दर है, वो भारत के मुसलमान 18 बच्चे, 17 बच्चे, 118 बच्चे पैदा करने की तमन्ना की वजह से नहीं है। बिल्कुल है ही नहीं। शरीफ हैं। ये तो धीरे-धीरे हम दो हमारे दो के राह पे चल पड़े हैं। दरअसल भारत में मुसलमानों का जो प्रजनन दर बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन उस पर भी ओवैसी तुरंत फायर हो गए, बोले अरे ये कैसे हो गया? क्या अभिषेक जी, गृह मंत्री जब इस तरह से खुल के कहते हैं, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कार्यक्रम की घोषणा करते हैं टाइम बाउंड कि घुसपैठ को रोक के रखेंगे, डेमोग्राफी बिगाड़ने वालों का सारा खेल बिगाड़ेंगे। और ऐसे में मुसलमानों के प्रति ये बात कहना, हालांकि मेरी बात ये व्यंग है, बहुत सारे दर्शक कहीं ऐसा ना हो दूसरा टोन सेट करने लगे, खैर क्लियरिटी आप देंगे। ये जो क्लियरिटी आ रही है कि नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे टाइम बाउंड, घुसपैठ को रोक देंगे टाइम बाउंड, घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे टाइम बाउंड। अब ये सीधे सीधे औकातीकरण। अभिषेक जी, मोदी जी ने स्ट्रेटजी में एक शिफ्ट किया है। वो शिफ्ट क्या है? कन्वर्टेड मुसलमानों को औकात दिखाएंगे और चूंकि विदेश नीति में मुसलमानों के जो ओरिजिनल वाले अपने आप को मानते हैं, उनसे ठीक-ठाक रिलेशन बना के अभी रखना देश हित में है। अभी आपने देखा होगा कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, तालिबान ठोक रहा है पाकिस्तान में घुस के और रात 12 बजे ही ठोका है, जैसे मोदी सरकार ने ठोका था। बड़ा त्राहिमाम का स्थिति मचा हुआ। उनके विदेश मंत्री यहाँ हैं। इसके पहले कि भारत के अंदर पलने वाले पाकिस्तानी रो रो के कहने लगे कि भाई देखो मुसलमानों के प्रति ऐसा है वैसा है, तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, पूरा लेफ्ट लिबरल प्रियंका वाड्रा कांग्रेस मेल्ट डाउन हुए पड़े। बताओ तालिबान आ गया, तालिबान आ गया। भाई साहब, तालिबान जो कर रहा है अपनी धरती पर कर रहा है। वियना समझौते को समझें। किसी भी देश में जहां पर उनका ये विदेशी विभाग बनता है, दूतावास जिसको कहते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उस देश की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अफगानिस्तान के लिए वो दूतावास वाली जगह उनकी मिट्टी है। मैं आ रहा हूं डेमोग्राफी पे ही। तालिबान और अफगानिस्तान में संदेश जा रहा है भाई इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट तो हम भी हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और फॉरेन क्या कहते हैं वो लोग, विदेशी खालजा, ये गए और बोला कि हमारा समझौता हो गया भाई सऊदी के साथ। पाकिस्तान पर अटैक, सऊदी पर अटैक माना जाएगा। तो माना अटैक, सऊदी ने नहीं माना ना। भारत बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को निकाल रहा है, उससे सऊदी को कोई फर्क नहीं पड़ता
अफगानिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में है। ये एक नई स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाई है कि औकातीकरण जिसको आप कह रहे हैं ना, औकात दिखाएंगे और पूरी दुनिया में जो तुम उम्मत लिए फिर रहे हो ना, वो कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे समर्थन में, चुप्पी साध लेंगे, बोलेंगे हट साले ये इसी लायक है, इनको तो हम भी कूटना चाह रहे हैं, ये इसी लायक है। तो ये जो औकातीकरण जिसको मैंने बताया, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के बाद ही हो सकता है। क्योंकि एक नुपुर शर्मा वाले प्रकरण पे आता हूं, जब वो राजनीतिक शिफ्ट भारत ने नहीं पकड़ा था तो कतर नुपुर शर्मा वाले विवाद में कूद गया था। इसके बाद बैठकें हुई, गोष्ठियां हुई और कहा कि नहीं, भारत में जब योगी ठोके बुलडोजर चले, गुजरात में भी बुलडोजर चले, हेमंता उठा के नदी में फेंक दे, नदी में ही फेंका इसलिए मैं बोल रहा हूं, सीधे सीधे नदी में नाव से फेंक दिया, तो बाहर के देश वाले जो कि मुस्लिम कंट्री है वो चू ना बोले। इसके लिए उनको दिखाना होगा कि हम देवबंद भारत में और बड़ा सम्मान करते हैं, देवबंदियों का बहुत प्यार से रखते हैं, और बरेली वाले मौलाना को उठा के भी लेके जाए। कमाल है। आप देखिए सर, ये स्ट्रेटजी, ये पॉलिटिक्स, यूजुअली राष्ट्रवादियों में भी बहुत कम लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं। ये कमाल है। मौलाना तौकीर रजा वही है जिस पर मायावती जी ने हाथ डालने का प्रयास किया और 48 घंटे सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थी, लेकिन 48 आवर नहीं रख पाई। योगी ने उठा के डाल दिया। वो हाथ जोड़े फिर रहा है पिछले कई दिनों से कि मालिक निकलवा दीजिए, अब भूल चूक नहीं होगा। बोला ना, ओरिजिनल पापा आए हैं, वो देवबंद घूम रहे हैं और साथ में पूरे भारत के मुसलमान भी उनको देखने के लिए, ओरिजिनल पापा को देखने के लिए एकदम ललायत फिर रहे हैं। ओवैसी का भी स्टेटमेंट आता नहीं, अगर जियो पॉलिटिक्स हमारे देश हित में तो सब ठीक, क्योंकि आप फंसे हुए हैं, आप विरोध करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। इसमें चूंकि एक शतरंज में खेल होता है और मैंने वो अपने जीवन में उस खेल में कई बार वो अटेम्प्ट किया, एक पोजीशनिंग बनती है जहां से आप राजा और मंत्री को शिफ्ट करेंगे और घोड़े से चाल करेंगे तो राजा पे भी चेक बनता है और मंत्री भी जा रहा होता है या हाथी जा रहा होता है। तो नरेंद्र मोदी मेट नहीं कर रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं उनके साथ कि तुम मंत्री को शिफ्ट करो तो हम घोड़े की चाल चले और राजा पे चेक करेंगे, तुम राजा बचाओ हम मंत्री मारेंगे, हमको तुम्हारे राजा को छूना भी नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा राजा एनफ है हमें जिताने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं राहुल गांधी पे कब कार्रवाई होगी, क्यों अरे मैं कहता हूं कि मोदी जी सुबह सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि हे प्रभु राहुल गांधी को स्वस्थ रखिए, राहुल गांधी को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये सुरक्षित रहेगा तो हमारी भलाई है, देश की भलाई है। इसको जेल में डालना तो महामूर्खता होगी। जो आदमी, देखिए दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक आदमी पेड़ पर बैठ के उस टहनी को काट रहा है जिस टहनी पे वो बैठा है। मूर्ख कैसे? दूसरे वाले को लगेगा कि नहीं समझा देना चाहिए, पर मुझ जैसा आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, इस महामूर्ख का समाज में कोई स्थान नहीं, इसको काटने दो इस टहनी को, ये गिरेगा चोट लगेगा तभी सीखेगा। आप समझाने जाइएगा, हो सकता है कुल्हाड़ी फेंक के मारेगा, बोला तुम ही आए हुए ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, हमको समझाने आए हो। तो मोदी जी उस फ्रेम के आदमी है। बोला ना, तो ये जो शिफ्ट है ना सर, इस शिफ्ट के बारे में वो कह रहे थे कि ना ना ना, भारत के मुसलमान तो ठीक ही हैं, ये जो बांग्लादेशी आए हुए हैं ना वही आदत खराब कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, अब भारत का मुसलमान खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं हाँ हाँ हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं मोदी जी, और अंदर से जानता भी है सत्य, और मुंह से बोलना ही पड़ रहा है नहीं नहीं नहीं, मोदी जी बात ठीक कर रहे हैं, हमारा तो, हम तो भारतीय हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये बांग्लादेशियों को भगा भी रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बसाया उसी ने था। लेकिन इस पेच को समझने के लिए एक आखिरी बिंदु कह दूं सर,
जो मोदी जी और अमित शाह जी बीच में फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल वाला क्लॉज एक लेकर के आया है ना, सेक्शन 7C, उसमें ये कहता है कि अगर तुम बिठा के रोजगार दे रहे हो या अवैध बांग्लादेशी को संरक्षण दिया है, तो भाई 5 लाख जुर्माना है और 5 से 7 साल का जेल है। तुम देख लो तुमको क्या करना है। जी। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं क्यों देशज की 2-3 कहावतें याद आ रही हैं। एक तो कांटा से कांटा निकालने वाला, चलिए इसको रख देते हैं। दूसरा, एक और भोजपुरी की कहावत याद आ रही है मुझे, जबरा मारे हम्म, रोहू न दे। यानी जो तगड़ा है वो हनक के मार रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है। एक तीसरी कहावत, ससुरा सहलो न जाए, नैहर रहलो न जाए। यानी ससुराल में जो प्रताड़ना है वो सही नहीं जा रही है और नैहर में बिना सजना के रहा भी नहीं जा रहा है। तो ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के प्रति जो हमारे यहाँ कन्वर्टेड हैं। अच्छा, एक फिलॉसफी, अब मैं इसको कई सालों से अभिषेक कहता रहता था और मेरा आज भी कहना है। मैंने हमेशा कहा है कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में थोड़ा कम, कोई मुसलमान नहीं रहता। हालांकि अफगानिस्तान के मामले में ये पूरा सही नहीं। पूरा अमित सही शाह नहीं। जी जब बोल रहे थे तो मामला एसआईआर से शुरू हुआ था और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ राष्ट्रवादियों में भी जरा इस कांटे से कांटा निकालने वाले मामले को, कई लोग दारुल उलूम देवबंद को लेके परेशान हैं, लेकिन बरेली में जब झुमका गिरा तो उसको लेके आनंदित है। तो समझने की आवश्यकता है थोड़ी सी। इसीलिए जब शुरुआत मैंने की और मैंने कहा कि अमित शाह ने मुसलमानों के हित की बात कही है, तो मैंने डिस्क्लेमर भी तुरंत दिया, कह रहे भैया ये व्यंग्य है, कहीं ऐसा ना उल्टा समझ जाए आप। एसआईआर पर ही उन्होंने बोला और खास तौर से ये कहा कि ये जो तरीका है बसा के रखते हो, ये नहीं चलेगा और पूरे देश में एसआईआर कराएंगे और एसआईआर होके रहेगा। जी। एसआईआर को मैं कई बार एनसीआर के ठीक पीछे वाला, जैसे नहीं होता है पीसीएस परीक्षाओं में मेन परीक्षा उससे पहले प्री परीक्षा, ये प्री परीक्षा मैं मानता हूं। एक तरह से इस देश में एनसीआर की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप ऐसा मानते हैं? और कौन वो भारतीय होगा जो ये चाहेगा कि भारत में विदेशी भी बसें और वो यहाँ की सरकार, यहाँ का मुस्तकबिल तय करे? 2.5-3 महीने मैंने पहले एक बात कही थी। सब मानेंगे, ममता नहीं मानेगी, उसकी अपनी व्यवस्था है। सबसे ज्यादा तो बाहर वाले दामाद यहीं बसे हुए हैं ना। और मात्र, मैं आंकड़ा बता दूं आपके दर्शकों को सर, आपको तो पता ही है, मात्र 54 लाख वोट का अंतर है। सीटों के अंतर को ना देखा जाए 77 वर्सेस 220, मात्र 54 लाख वोट का अंतर है। यहां तैयारी डबल है। राजवंशी समाज को देना है नागरिकता और उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाने हैं और 1 करोड़ से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना है। अब ये विचित्र समस्या है बिहार के संदर्भ में। चूंकि अभी मैं आपके साथ ऑनलाइन हूं तो मैं अभी खुद ग्राउंड जीरो पर गया था। मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं आपके दर्शकों को। चोरी हुआ है, आप लोग को लगता है कि आपके गांव में किसी किसी का वोट चोरी? ना ना, हमारा गांव में वोट चोरी नहीं किया भाई, झूठ ना बोलो। इतना बुजुर्ग हो गया अब राहुल गांधी इस तरह की बातें फिर क्यों कहते हैं? अब माथा ठीक ना हो दूसरा क्या करेंगे? माथा ठीक नहीं, बाप रे बाप। दूसरा तीसरा गांव में लगातार हम आओ तनी राहुल गांधी पूरा बिहार घूम गईले कि वोट चोरी होइला। हमारा जनता मिलत नहीं है कि उनकर वोट चोरी होइल बा। वोट, ये शाहाबाद के एक गांव का बैकग्राउंड में मैं आपको भेज दूंगा, आप इस शॉर्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने चैनल पर। मुझे कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है? ये शाहाबाद में एक बिल्कुल खेत के पास ग्रामीण है और वहां बैठे हुए थे 5-6, उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, दर्शकों को एक्सप्लेन करें, माथा खराब होना मतलब दिमाग खराब हो गया है। आप सोचिए, रोहतास और शाहाबाद से इनकी यात्रा शुरू हुई थी सर। उस शाहाबाद में बैठा हुआ गांव का आदमी कह रहा है कि अभी अच्छा जरूरी है कि कैलिफोर्निया में जाके भारत को गाली देंगे तभी नेता बनेंगे। एक गांव का आदमी कह रहा है। बहुत इंटेलेक्चुअल समाज है बिहार का। वोट चोरी नहीं, दिल चोरी हो चुका है। कल मैंने ट्वीट किया था बकायदे। हमारे टीम के ही एक ग्राउंड रिपोर्टर आशुतोष पांडे, वो कटिहार में थे। एक ग्रामीण है जिसके बदन पर सिर्फ एक धोती है, कह रहा नमक हरामी नहीं कर सकते। मोदी ने जो दिया है आज तक तो हम जैसे लोगों के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं था।
हाँ, दिल चोरी कर चुके नरेंद्र मोदी, उस तबके का जो कि परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर नहीं था। इसीलिए जब बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग स्खलित होते हैं तो मैं उनको समझाने का ये प्रयास करता हूं, देखिए राजनीति में बहुत दूर की सोच जो रखता है वो आगे बढ़ता है। क्षणिक सोच वाला आदमी फेमस हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है, लेकिन लंबी राजनीति नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े आदरणीय हैं, कमाल के नेता थे, पर वो अमित शाह और मोदी जी की तरह समीकरण साधक नहीं थे। इसलिए वो अपने उरूज पर रह के चरम पर थे, तब भी बीजेपी को 182 सीट ही दिला पाया। बहुत अच्छे वक्ता थे, मोदी जी से फार बेटर थे, अध्ययन, इंटेलेक्ट। नरेंद्र मोदी उस किसी मामले में सामने नहीं ठहरते, लेकिन एक चीज में अटल जी चूक गए, कांटा से कांटा निकालने वाला आर्ट, सर्जरी। नरेंद्र मोदी सर्जन है, इतनी जिसको कहते हैं ना विशेषता से सर्जिकल ब्लेड को पकड़ते हैं और ऐसे खींच के एकदम काट देते हैं कि राजनीति खत्म हो जाए सामने वाले की और वो मुस्कुराता रह जाए। ये आर्ट है उनका। और ये मेरी वर्षों की नरेंद्र मोदी जी की राजनीति पर जो फोकस है, स्टडी है, उस बेसिस पर बोल रहा हूं और आपको तथ्य दिख जाएंगे इसके। आप बताइए कि इस पूरे दलित चिंतक अंबेडकराइट और ये जो पूरा विवाद है, आप इसमें इनसे कैसे लड़ेंगे? नंबर सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो उन्हें अपना बना करके। फिल्में लोग कम देखते हैं, मैं फिल्मों से बहुत सीखता हूं और देखता हूं। एक बात कहने जा रहा हूं, आपके दर्शक बहुत ध्यान से सुने। वैसे थोड़ी देर में मैं इसी चीज का शॉर्ट्स बना करके ट्विटर पर डालने भी वाला हूं, लेकिन आपके लिए पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक फिल्म में एक अद्भुत ज्ञान है जिसे लोग समझे नहीं। कहा रामाधीर सिंह ने कि हम सनीमा नहीं देखते, लेकिन मुसलमानों से लड़ना है तो मुसलमानों से दोस्ती कर लो, उनसे जिनसे जिनसे सारे मुसलमानों की फटती है। कौन? कसाई पट्टी के मुसलमान। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस कसाई पट्टी का नाम सर है अफगानिस्तान। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो कसाई पट्टी मुसलमान और तहरीके तालिबान है। कल ये जो जितने लोग विदेश मंत्री ये सब देख रहे थे ना, उनको रामाधीर सिंह के बारे में समझना चाहिए। रामाधीर सिंह सुल्तान नाम के कसाई को बुलाता है और बोलता है, अरे मिसेस मिलिए, सुल्तान, ये सुल्तान है हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। सुल्तान खड़ा होकर के, क्योंकि सुल्तान को आज तक कभी सम्मान नहीं मिला, तो सुल्तान को बोलता, नहीं नहीं, जमीन पे काहे बैठ रहे हो, यहां हमारे साथ बैठो, चीनी मिट्टी वाला प्लेट में खाना लगवा दीजिए। अब सुल्तान ऐसे बैठता है और कहता है रामाधीर सिंह से, सर ऑटोमेटिक मिल जाता तो सबक सिखा देते। बोला हाँ, सब मिलेगा। तो अफगानिस्तान को ऑटोमेटिक सब मिल रहा है। कल रात के 12 बजे हमने देखा। तो जो दूरदृष्टि है उसको सर अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उस वाइब को, मैच को नहीं करेंगे, हम मैच नहीं करेंगे, तो जो खेल खेल रही है नरेंद्र मोदी सरकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट में भी ये लिखा कि दरअसल मोदी जी अब यूएस को बता रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बाप कौन है। तुम इंडियन ओशन रीजन में, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में पांव रखोगे और हमारे परमिशन के बिना रखोगे, वो टाइम चला गया। हम यहां के बाप हैं, हमसे नजर मिला के बात करनी है, बैठ के बात करनी है तो यहां आना पड़ेगा। वो टाइम चला गया तुम्हारा दादागिरी वाला। इसी को ना बुला करके नोबेल प्राइज मिला। अभी देखो पिटवाते हैं तुम्हारे पाकिस्तान को, अभी तुमको औकात दिलाते हैं यार। तो आप देखिए,
और चाइना बड़ा खुश, बोला वाह मोदी जी, जो हम साला इतने सालों में न कर पाए आपने कर दिया। किसी ने सोचा कि जब मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए थे, पहली बार 70 वर्षों में हुआ है सर, भारत का प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गया और चाइना का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन अरुणाचल प्रदेश सॉइल सेड दिस दैट। इसके पहले क्या करता था? चीन मैप रिलीज करता था जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता था। यह शिफ्ट आया कैसे? क्या डील हुई है टेबल पर? बोला हम तिब्बत पर आंख बंद कर लेंगे, कोई बात नहीं, तिब्बत तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, जीबी पर तुम भी आंख बंद कर लो। चीन ने बोला हमको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बोला फिर भाई फिर दिक्कत कहां आ रही है? और कल एस जयशंकर जी ने कह दिया वी शेयर आवर बॉर्डर्स। हड़कंप मच गया है सर, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये क्या बोल दिया भारत के विदेश मंत्री ने? वी शेयर आवर बॉर्डर्स विथ जीबी मुस्लिम्स और विदाउट जीबी मुस्लिम्स। अजी विदाउट जीबी मुस्लिम्स, वो सब तो पीओके के दूसरे हिस्से में भगा दिए जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? वहां तो इंडियन ओशन के गुंडे जाने वाले हैं। जो कर्नल अजय रैना सर अक्सर कहते हैं कि हम लोग इंडियन ओशन के गुंडे हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि टाइम आ गया है गुंडाई दिखाने का, दुनिया को दिखाना है, पाकिस्तान और इनको नहीं, दुनिया को दिखाना है कि गुंडाई कैसे की जाती। सो लेट्स एंजॉय द मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे कल मैंने एक शो भी किया था सुमित जैन के साथ, और इसको डिकोड करना और जिस खूबसूरती से ये सारा काम हुआ है। और टेक्निकल फैक्ट क्या है अभिषेक जी? टेक्निकल फैक्ट ये है कि हम आज भी अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, नहीं करते तो नहीं करते। हमको उस थाली में एक कटोरी जिसमें घी रखा हुआ है जो हमारे काम का है, तो हमने उसको बुलाया, उस कांटे को, और उस कांटे से अब कांटा निकल रहा है। सवाल ये होता है कि ये जो विदेशी मुर्गों पर बांग देते हैं और इनकी पॉलिटिक्स करने वाले, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, या ऐसे तमाम लोग हों, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है अगर ये दुरुस्त हो गए और कहीं भारत के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया टाइप मुसलमान बना दिया, तो क्या होगा ऐसी राजनीति का? देखिए जो लोग संघ को गाली देते हैं वो कौन लोग हैं सर? वो आजीवन संघ की शाखा में नहीं गए और संघ का स्टडी उनके पास नहीं है, ये वही लोग गाली देते हैं। संघ के प्लान में बहुत क्लियर कुछ प्लान्स हैं और वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। संघ मेडिकल सर्जरी जानता है, वो ये समझ गया है कि इनको दबाव डाल करके, इनको ये करके, क्योंकि एक बड़ी किताब का असर है, ऐसे नहीं किया जा सकता। इनको बदलना है तो इनके बीच जाना होगा, और इनके अपने में 3-4 को बदलना होगा, और वो 3-4 इनको 30 को बदल देंगे। एक बहुत फेमस कहावत है, अगर तुम अपने आलोचक को चुप ना करा सको, उस आलोचक को अवार्ड दे दो। ये राजनीति शास्त्र का एक बहुत शानदार नियम है। अब आलोचक अवार्ड लेगा, अब नहीं कर पाएगा। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, कुछ सम्मान, कुछ अवार्ड, तो ये सारी चीजें, ये बात ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जैसे ब्लंट, जिन्होंने ब्लंटली मिसयूज किया मुस्लिम पॉपुलेशन और जिसको कह सकते हैं कि तुष्टीकरण के नाम पर, वो उनकी राह पर चले गए। नरेंद्र मोदी वो राह पर नहीं है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, लेकिन ले लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं, घर लेना है ले लो, वोट नहीं, हम जानते हैं कि तुम वोट नहीं दोगे। ये बार बार एहसास भी दिलाते हैं, ये बार बार एहसास दिलाते हैं। तो ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही हैं कि वो उस खाने में फंसती जा रही है। 2.5 महीने पहले मैंने कहा था कि ये एसआईआर का विरोध करेंगे, परसों से शुरू है। और एक और भविष्यवाणी कर दी है मैंने कि तब स्वयं इलेक्शन कमीशन इनसे परेशान होकर कहेगा या तो 356 लगाओ या राष्ट्रपति शासन लगाओ।
तब मोदी जी करेंगे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं भाई, इस तो इलेक्शन कमीशन की सिफारिश है, क्योंकि आपके पास भी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले एक स्टैंड चाहिए सॉलिड। वो समय निर्मित किया जाता है, वो हालात उस प्रकार के बनाए जाते हैं जहां पर आप एक रॉन्ग मूव, गलत चाल चले। ये नरेंद्र मोदी इसमें माहिर हैं। अब रही बात जो आपने आखिरी पूछा बिहार और इन सब में लेकर के, क्योंकि वो पॉलिटिक्स बिहार में भी शिफ्ट होती रही। सर अगर बंगाल और बिहार नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, ये बात मोदी और शाह जानते हैं। लेकिन सर्जरी अपर बॉर्डर असम से शुरू हो रही है, ताकि यहां के बैठे हुए बांग्लादेशी खुद ही कहे कि भैया हम चले, और यहां जो पाल रहे हैं उनको वो बोले भाई तुम जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम भी 7 साल के लिए निपट जाएंगे। जब सपोर्ट बेस खत्म कर देंगे ना, वो खुद ही चला जाएगा। और यही एनआरसी है। एनआरसी कानून लाने की जरूरत नहीं है, फालतू में काहे के लिए शाहीन बाग करवाना है। जब बिना शाहीन बाग हुए हम एनआरसी बोले, बिना एक शब्द एनआरसी कर सकते हैं। असम के एनआरसी से मोदी जी ने सीखा कि घुसखोर लोग इधर भी हैं। वो 1500 रुपए लेकर के पेपर बनवा देगा, बोला ऐसा नहीं करना है। ये इसीलिए कांग्रेस को समझ में नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के में समय 7,000, 8,000, 10,000 बांग्लादेशी निकालेगा। मोदी जी के समय 126, 150, हाँ वही रेशियो है, क्योंकि तब फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल भी नहीं था, और आपने जिनको निकाला वो घुस के वापस भी आ गया, क्योंकि आपके पास कोई नियम कानून नहीं था। किसी भी चीज को करना है उसके पहले एक नियम बनाना है, अध्ययन करना है। सुबह 4 बजे उठना सीखिए अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप पत्रकारिता में हैं तो अपने आलोचक से लेकर के सब तरह के अखबारों को पढ़ना शुरू कीजिए, अंग्रेजी, हिंदी सब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या कहें, अंत में एक शेर ही याद आता है, चला जो तीरे नजर नहीं कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। तो मुझे लगता है कि अब जवानी जमा खर्च के दिन गए, अब ऐतिहासिक भूलों को दुरुस्त करने के दिन गए, अब नए इतिहास गढ़ने की राह पर भारत चल पड़ा है। और एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट पे फ्रंट पिछले 28 मिनट में अभिषेक जी की चर्चा में आपको दर्शकों मिल गया होगा। अभिषेक जी, बड़े कायदे से एक पुलाव बनाया गया, उसको खाने की कोशिश की गई। अरे भाई वेज पुलाव है दर्शकों, हाँ गाली मत दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दाल के साथ अभिषेक जी। वेज पुलाव खाने में क्या दिक्कत है? हाँ वही वही वही, और उसमें थोड़ा सा जाफरान डालने में क्या दिक्कत, भाई जाफरान डाल दीजिए। वो एक फिर शेर याद आ गया, आती है खुशबू जो ये जाफरान की, लगता है खिड़की खुल गई उनके मकान की। तो साहब उधर देखिए काबुल में खिड़की खुल रही है और हवा का झोंका इधर आ रहा है, और बाकी बास पाकिस्तान में निकल रही है। तो इसका भी आनंद लीजिए। ये नया भारत है, इसी तरह खेलता है, इसी तरह खाता है। अभिषेक जी हम तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर पे जी। एक शॉर्ट्स डाल दिए हैं सर ट्विटर पे, किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। लगता है क्या आपको बात, फीड क्या देखे नहीं है, बड़ा गजब का एक्टिंग करके डाले हैं वहां पे। क्या बात है, क्या बड़ा बात है। मजेदार। दर्शकों, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रारब्ध को आप जो स्नेह दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील है, और आप देखते ही हैं द अभिषेक तिवारी शो को भी देखिए, दोनों चैनलों को बराबर दीजिए प्यार, क्योंकि राम जी की गिलहरियां हैं, सर पर दौड़ेंगी तभी कुछ काम बनेगा। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक तिवारी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।